नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी शानदार चल रही होगी। बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिस्ट्री स्पेशल को लेकर के। आज इस वीडियो सेशन में आपको 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो कि एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, यानी कि हिस्ट्री के तीनों भागों से संबंधित है। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को खुद से हल कीजिए। आपके जो भी आंसर बन रहे हैं आप उसको वीडियो में बताए गए आंसर से मैच कर लीजिए। और हमने एक क्राइटेरिया को तय किया है कि अगर आप इस सेशन के 40 क्वेश्चन को हल करते हैं और 30 के अगर आप ऊपर आते हैं तो आप सही है, मेरे दृष्टिकोण में आप अच्छे हैं। लेकिन अगर 30 के बिलो अगर आप हैं और सीरियस आप अपने को मानते हैं कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको 30 से अबव आना ही चाहिए। लेकिन अगर 30 से बिलो आते हैं तो मेरे नजर में आप थोड़े से वीक हैं, थोड़े से पुअर हैं। लेकिन आपको फिर हताश नहीं होना है, अपने लेबर को डबल करना है, डबल लेबर के साथ आगे बढ़ना है। इस वीडियो सेशन में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट भी है और प्लस चैलेंजिंग भी है। तो लेट अस हैव अ ट्राई। हमारा फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति का हमारा जहां तक विस्तार हुआ था, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, मांडा, हड़प्पा का आलमगीरपुर और राखीगढ़ी। आपको सही आंसर का चुनाव करना है और इसका आपका सही आंसर जो होना चाहिए वो आलमगीरपुर होना चाहिए। आलमगीरपुर जो हड़प्पा संस्कृति का ये मतलब कि आप समझिए कि सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित एक स्थल था, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और ये हिंडन नदी के किनारे था। इस इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे जो नदी बहती थी वो हिंडन नदी बहती थी और ये वर्तमान में यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। यानी कि हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आप अपने आंसर को मैच करते चलिए। कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है। मतलब मिलिंद पन्हो एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पाली में लिखा गया है इसको, ठीक है ना, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो इसमें 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है, पहले आप ऐसा समझिए। एक राजा मिलिंद जो कि इंडो ग्रीक किंग थे, और एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है, मतलब उसमें 2 लोगों का बातचीत है। आपको पता यह करना है कि वे भिक्षुक कौन थे, ठीक है। नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट और नागभट्ट। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, नागसेन। ये राजा मिलिंद और नागसेन के बीच के संवाद के रूप में मिलिंद पन्हो नामक किताब की रचना किया गया है। भाषा पाली है इसका, ठीक है ना। और ये बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, खास तौर पर बौद्ध का जो तीसरा जो सेक्शन है जिसका नाम है थंडरबोल्ट व्रज्यान, है ना, एक व्रज्यान एक सेक्शन है, ठीक है ना। तो उस सेक्शन के लिए ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर 2 का राइट आंसर होना चाहिए, बी होना चाहिए। आते क्वेश्चन नंबर 3 में, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। मतलब कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और अंतिम में कौन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। भारत में जो आक्रमणों के विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका सही ऑर्डर क्या है। चलिए, आप अगर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो पहला ऑप्शन में शक, कुषाण, यूनानी, यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण और यूनानी कुषाण शक। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो हमला हुआ था वो ईरानियों द्वारा हुआ था, लेकिन वो भारत के फ्रंट पर ही था, फ्रंटियर पर ही था, सीमा रेखा पर ही था। भारत के अंदर में जो मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया में जो हुआ था वो हुआ था यूनानियों द्वारा। यानी कि भारत के अंदर में जो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था पहनियों द्वारा हुआ था। देखिए, इसमें ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा, यानी कि यूनानी पहले दोनों ऑप्शन में रखा गया है।
अब जो दूसरा अगर आप तय कर लेते हैं तो आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। यूनानियों के बाद शक आए और इसके बाद कुषाण आए, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 3 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आप अपने आंसर को मैच करते चलिए। कह रहे क्या, नंबर 4 सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है ना दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? मतलब कि इधर आपका दर्शन है और इधर उसके प्रणेता है, ठीक है ना, तो कौन सा सही सुमेलित है? वैशेषिक जो दर्शन है उसका संबंध पतंजलि से है, न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है, मीमांसा दर्शन का संबंध कण्व से है और उत्तर मीमांसा का संबंध कपिल से है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आंसर बी, ठीक है ना। न्याय दर्शन का संबंध गौतम ऋषि से है, ठीक है ना, यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर बी होगा। भारत में विशेष तौर पर प्राचीन भारत में 6 दर्शन की कल्पना की गई, षड दर्शन में जो न्याय दर्शन का संबंध ऋषि गौतम से है ना। वैशेषिक दर्शन का संबंध पतंजलि से नहीं था, पतंजलि का संबंध योग दर्शन से था। पहले इस चीज को देखा जाए, योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है और वैशेषिक दर्शन का संबंध जो है ऋषि कनाद से था, ठीक है ना, ऋषि कनाद से संबंध था वैशेषिक दर्शन का, ठीक है। जो हमारे जो बाकी जो मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन का संबंध जो था वो बदरायन से था, कपिल से नहीं था, है ना, बदरायन से था। कपिल का संबंध जो था वो सांख्य दर्शन से था, कपिल का संबंध जो था सांख्य दर्शन से था, ठीक है। और जैमिनी का जो संबंध था वो मीमांसा से था, कण्व से नहीं था। ये कण्व रॉन्ग है, इसका संबंध जो था वो जैमिनी से था। तो भारत में षड दर्शन हुए, षड दर्शन में वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, 2 अन्य दर्शन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमने क्या फाइंड आउट किया? इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं नंबर 5 में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कह रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आपको ये खोजना है कि इसमें जो सही जो राज्य है जो यहाँ पर मांडी स्थित है वो कौन सा है। बच्चों इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश होना चाहिए। 5 का आंसर डी, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में यह मांडी स्थल स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर आते हैं। कह रहा है क्या, मौर्य काल में एग्रोनोमाई, है ना, एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? यानी कि एग्रोनोमाई क्या करते थे? माप एवं तौल करते थे, प्रशासन का प्रबंधन करते थे या प्रशासन प्रबंधन से जुड़े हुए थे, मार्ग निर्माण से वो संबंध रखते थे या राजस्व प्रबंधन से वो जुड़े हुए थे? जो एग्रोनोमाई वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी थे? बच्चों आपका आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 6 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ठीक है ना। जो एग्रोनोमाई जो अधिकारी थे वो उनका मेन जो काम था वो मार्ग निर्माण के देखरेख से संबंध वो रखते थे, यानी कि 6 का राइट आंसर सी होगा। आते हैं नंबर 7 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है, इसमें से आपको ये पता लगाना है कि भीमबेटका जो गुफा है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप है और ये भारत का अर्लीस्ट पेंटिंग, आप ऐसा समझिए कि भारत का सबसे प्राचीनतम पेंटिंग का साक्ष्य इसी भीमबेटका गुफा में मिला है। लेकिन इसका सबसे पहले खोज किया था किसने? सवाल हमारा ये है बच्चों। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो 7 का आंसर सी होना चाहिए। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने इनका खोज किया था, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब है भीमबेटका गुफा का संबंध डॉक्टर विष्णु श्रीधर से है, ठीक है। यानी कि हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा नंबर 8 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? आप हार्डिंग मामला जानते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। तो क्रांतिकारियों ने उसमें बम फेंकने का काम किया था, वो सारा चीज आप जानते ही होंगे। लेकिन वो हमें ये बताना है कि वो उनका संबंध किन संगठन से था? अनुशीलन समिति, युगांतर, अखिल भारतीय मजदूर संघ और यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ठीक है ना। 8 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आते नंबर 9 में। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? अंतिम आपको देखना है कि अंतिम में सबसे अंतिम में क्या हुआ, ठीक है। मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, आपको ये देखना है।
तो बच्चों इसमें सबसे अंतिम में जो हुआ था ना, वो हुआ था आपका मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह, जो कि केरल से रिलेटेड है। और ये जो विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जानते होंगे। होम रूल आंदोलन भारत में 1916 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, जबकि खिलाफत आंदोलन का संबंध 1920 से है। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है उसका संबंध जो है वो 1921 से है, यानी कि हमारा अंतिम जो सबसे अंतिम इसमें जो दिया गया है वो मोपला आंदोलन है। ठीक है, मोपला विद्रोह है, यानी कि 9 का राइट आंसर जो होगा हमारा ये होगा। आते हम लोग नंबर 10 में। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? ठीक है, 1871 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 1871 ईस्वी होना चाहिए। 10 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते नंबर हम 11 में। करेक्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? यानी कि जो आजाद हिंद फौज का जो महिला विंग था उसके रेजिमेंट का क्या नाम था? वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट। ये बच्चों ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, हर लेवल के एग्जाम्स में ये सवाल आ चुका है। कमीशन हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो या स्टेट का लोकल एग्जाम हो, हर प्रकार के एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आ चुके हैं। ये बहुत पॉपुलर सवाल है और इसका जो आंसर होना चाहिए वो 11 का आंसर बी होना चाहिए। आते 12 में। करेक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? किस स्थल से हमें नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा और लोथल। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 12 का आंसर डी होना चाहिए। लोथल एक डॉकयार्ड था, ठीक है ना, जिसको आप आज के संदर्भ में आप बंदरगाह कहते हैं। ठीक है ना, एकमात्र जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोथल एक प्रमुख डॉकयार्ड था, जहां से नाव मतलब जहां से चीजों का आयात निर्यात होता था। तो जाहिर सी बात है कि यह स्थल पर नाव के चित्र या मॉडल मिलना एक स्वाभाविक सी बात है। 12 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते 13 में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा और औरंगजेब के द्वारा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो औरंगजेब होना चाहिए। शाहजहां ने लाल किले के बाहर मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है जामा मस्जिद। वो लाल किले के बाहर है। लाल किले के अंदर जब औरंगजेब को जब महसूस हुआ कि लाल किले के अंदर मस्जिद की होना जरूरी है, तो उसने मोती मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है 13 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते नंबर 14 में। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? अघन्य, चलिए, गायों के लिए, घोड़ों के लिए, हाथी के लिए और बकरी के लिए। तो बच्चों इसके लिए जो राइट आंसर है वो ए होगा। ठीक है ना, गायों के लिए अघन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ होता है जो वध के योग्य ना हो, है ना, जो वध के योग्य ना हो उसे अघन्य कहा गया है। तो मतलब समझिए कि ऋग्वेदिक सभ्यता में गायों का सबसे प्रमुख स्थान दिया गया था, कि उसकी पवित्रता को लेकर नहीं, उसकी उपयोगिता को लेकर के। एक बात बहुत मतलब मेंशन करने लायक है कि जो ऋग्वेद में जो गायों का महत्व है वो पवित्रता को लेकर के नहीं है, बल्कि उसकी उपयोगिता को लेकर के है। ठीक है, इसलिए इसको अघन्य कहा गया है। ठीक है, यानी कि 14 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं 15 में। करें कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? उन्होंने, लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू भाषा में एक अखबार प्रारंभ किया था, जिसका नाम था, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वंदे मातरम, वीर अर्जुन, ट्रिब्यून और पीपल। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। 15 का राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। चलिए आगे बात को हम लोग लेके चलते हैं। करें कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? जिसमें हुमायूं की जीवनी है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? जहां आरा, रोशन आरा, गुलबदन बेगम और जेबीनुसा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो गुलबदन बेगम होना चाहिए। ठीक है ना, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा को लिखा गया था। 16 का आंसर जो होगा वो सी होगा। करें क्या तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक।
सवाल क्या है, एक बार फिर से सुना जाए। तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अल-बरूनी और अब्दुल रज्जाक। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अल-बरूनी होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि अरबियन वो ट्रैवलर था और वो उसने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक भारत के ऊपर उसने लिखा है, ठीक है। यानी कि 17 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 18 में, करें कि परंपरा के अनुसार अलवारों तथा नयनारों की संख्या कितनी है? कितने अलवार संत और कितने नयनार संत? ये दक्षिण भारत में 2 प्रचलित संतों का समूह था। जो विष्णु को मानते थे वो अलवार कहलाते थे, जो शिव को मानते थे वो नयनार कहलाते थे। और ये चीज आज भी देखा जा सकता है। अलवार नयनार वहां पर मतलब समझिए कि वहां पर 2 ऐसे गुट हैं जो कि अलग अलग वैष्णवी और शैव धर्म को मानने वाले हैं। अब इनके संख्या पूछ रहा है, कितने अलवार थे और कितने नयनार थे, ठीक है। 1263, 1253, 2363, 2353। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर ई होगा, ठीक है ना। 12 जो था अलवार संतों का समूह था और जो 63 था वो नयनार संतों का समूह था। यानी कि हमारा 18 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। आते नंबर 19 में, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तिथि वाला सवाल आपको एक ना एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। 7 अगस्त 42, 9 अगस्त 42, 10 अगस्त 42 और 6 अगस्त 42। इसमें से आपको यह बताना है कि किस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। टाइम लीजिए आप, इसको जल्दी बनाइए, बहुत इजी सवाल है ये। तो 19 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। 19 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं हम लोग 20 में, प्रार्थना समाज की स्थापना में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई थी, किस राज्य में हुआ था? राज्य पूछा, संस्थापक नहीं पूछा है। बंगाल, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र। इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है ना। आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसे स्थापित किया गया था, आप सभी जानते होंगे। और 20 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है, ठीक है ना। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? प्रतिहार काल, चालुक्य काल, राष्ट्रकूट काल और होयसल काल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का ही कृष्ण जो प्रथम थे, उन्होंने एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और एलिफेंटा गुफा का भी संबंध इन्हीं वंश के राजाओं से है। यानी कि हमारा 21 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते 22 में, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? यानी कि उन मोहरों पर कौन सी हमें वृक्ष आकृति मिलती है? आम, पीपल, परिजात और साल। बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत कॉमन सवाल भी है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आपको पीपल के वृक्ष के अंकन आपको देखने को मिलेंगे। आते हैं हम लोग 23 में, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? अहलुवालिया मिसल, डलेवालिया मिसल, कन्हैया मिशन, सुकर चकिया मिशन। ये महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, इनकी राजधानी लाहौर थी और 12 मिसल थे और सिख समुदाय में 12 मिसल थे। लेकिन राजा रंजीत सिंह का संबंध जो था वो सुकर चकिया मिसल से था, ठीक है। यानी कि हमारा 23 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आते हैं डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत। इसको आप इंग्लिश में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलिए कह रहा है क्या, डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? सबसे पहले किसको मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जैतपुर, संभलपुर, झांसी और सतारा। तो बच्चों इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी जरूर इसको जानते होंगे, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो मतलब आप ऐसा समझिए कि राज्य था जिसका विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, वो था सतारा, है ना, वो था सतारा। इसके बाद जैतपुर और संभलपुर और इसके बाद जाके झांसी। यानी कि झांसी था 1853, झांसी को मिलाया गया था 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। सैदपुर और संबलपुर को मिलाया गया था 1849 में और 1848 में मिलाया गया था सतारा को। यानी कि सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में
जिस राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया गया था वो था सतारा, यानी कि 24 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आते 25 में, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। इसके कांग्रेस के अधिवेशनों को कई कई नामों से पुकारा गया था। 3 दिन का तमाशा, किसी ने कह दिया शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। तो ये सब बातें कहने वाले जाहिर सी बात है कि ये गरम दल वाले होंगे, क्योंकि गरम दल वाले ही वो कांग्रेस के एंटी थे। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें एक छोड़कर के 3 गरम दल वाले हैं। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल नहीं थे, ये नरम दल थे। ठीक है, लेकिन जो 3 आप देख रहे हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ठीक है ना, ये 3 जो थे वो गरम दल से संबंध रखते थे और ये कांग्रेस के परम विरोधी थे उसके नीतियों को। तो इसी बात कहने वाला कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, ये लाला लाजपत राय ने ऐसी बात कही थी। यानी कि हमारा 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। 25 का जो राइट आंसर होगा वो ई होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए 26 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली? ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव और कृष्ण। बच्चों आपका क्या आंसर बन रहा है? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? किसने उसकी नींव डाली? इसका राइट आंसर होना चाहिए दंती दुर्ग। 26 का राइट आंसर होना चाहिए बी। आते 27 में, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तुकाराम, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तुकाराम का संबंध किस भारतीय शासक से है या किस भारतीय शासन के वो समकालीन थे? बच्चों इसका राइट आंसर जहांगीर होना चाहिए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर जहांगीर होना चाहिए। 27 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं नंबर 28 में, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित था? ठीक है ना, तक्षशिला किन के मध्य स्थित था? सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी और रावी एवं ब्यास। तक्षशिला जो कि गंधार में ये था और जिसको वर्तमान समय में आप कह सकते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, और इसकी जो स्थिति थी वह कहाँ के बीच थी? किन 2 नदियों के बीच थी? तो सिंधु और झेलम के बीच ये स्थित था। ठीक है ना, यानी कि 28 का राइट आंसर हमारा ई होगा। आते हैं 29 में, कह रहा है क्या कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे उसमें, या इनके अधीन कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग था, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग था, या खाद्य एवं कृषि विभाग था? ये उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के बाद में चल के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो ये जो अंतरिम सरकार जब बनी थी 1946 में, तो उस समय इनको क्या पोर्टफोलियो दिया गया था? इनको दिया गया था खाद्य और कृषि मंत्रालय। इनको दिया गया था खाद्य और कृषि मंत्रालय, यानी कि हमारा 29 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आते 30 में, करे क्या वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? एक बार फिर से सवाल क्या कर रहा है कि वर्ष 1931 में, ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप, प्रियम्बल का प्रारूप, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 30 का राइट आंसर बी होना चाहिए। ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए आते हैं 31 में, करेंगे वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट और फॉरवर्ड ब्लॉक। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फॉरवर्ड ब्लॉक होना चाहिए। 31 का आंसर जो होगा वो डी होगा। 32 में आते हैं, करेंगे निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? कांग्रेस ने कहां पर अपनी सरकार नहीं बनाई थी? इसको सरल भाषा में हम कहें तो ऐसे कहेंगे, जब 1935 में जब भारत में जब चुनाव हुआ संघीय चुनाव, तो इसमें कांग्रेस का सरकार कहां नहीं बना था? बिहार में, मद्रास में, उड़ीसा में और पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो पंजाब होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो पंजाब होना चाहिए। 32 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 33 में है, करेक्ट, निम्न में से किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था?
किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? और ये सत्र था बंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र और त्रिपुरी सत्र। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो लाहौर सत्र। ये 1929 में जो लाहौर में जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसी में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी कि 33 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं इसके बाद हम लोग 34 में। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे, यानी कि कंटेम्पोररी नहीं थे, यानी कि तीन लगभग एक काल के थे, एक जो थे बिल्कुल अलग थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना वो मिलिंद होना चाहिए। मिलिंद का विवरण हमें बाद में मिलता है, लेकिन बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये एक ही काल के ये तीन व्यक्ति थे, लगभग मोटा मोटी एक ही काल के तीन व्यक्ति थे, यानी कि तीनों आपस में कंटेम्पोररी थे, समकालीन थे। लेकिन मिलिंद जो थे वो बाद के, इनका विवरण हमें बाद में मिलता है, यानी कि 34 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं इसके बाद 35 में। संगीत की टप्पा शैली, यह टप्पा शैली संगीत से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? जो टप्पा शैली है वो किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह और अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये टप्पा शैली जो संगीत से जुड़ी हुई थी तो किसके कार्यकाल में ये पूरी तरह से विकसित हुई थी? तो 35 का आंसर हमारा होना चाहिए सी, मोहम्मद शाह। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ये विभाग से रिलेटेड एक सवाल जरूर आता है। बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और फिरोज तुगलक ने। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बलबन। ठीक है ना, बलबन ने दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना की, जो कि सैन्य विभाग था, सेना की भर्ती करना इस विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते 37 में। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? चलिए, हमजनामा, आलमगीरनामा, बादशाहनामा, रज्जमनामा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। महाभारत को फारसी में लिखा गया है किस नाम से? हमजनामा, आलमगीरनामा, बादशाहनामा और रजमनामा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। 37 का आंसर डी होना चाहिए। फारसी में रजमनामा नामक नाम से महाभारत का अनुवाद किया गया है। रजमनामा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है युद्ध का किताब, है ना। ये किताब, ये रजमनामा का मतलब है युद्ध का किताब, युद्ध की पुस्तक। चलिए, और इसके जो लेखक थे वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके जो ट्रांसलेटर थे फारसी में अब्दुल कादिर चलिए, यानी कि हमारा 37 का राइट आंसर हमारा डी बनेगा। आते नंबर 38 में। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती तो आ ही गया है, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और शेख अब्दुल जिलानी। चिश्ती समुदाय से, चिश्ती सिलसिले से कौन सा संबंधित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और शेख अब्दुल जिलानी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए शेख अब्दुल जिलानी होना चाहिए। निजामुद्दीन औलिया ये बहुत ही प्रसिद्ध ये चिश्ती ये सिलसिले से संबंधित संत थे, सूफी थे, जो कि इन्होंने कहा था कि दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है, इनका बहुत फेमस लाइन है। और ये अमीर खुश क्या मतलब है कि इनका बहुत फेमस लाइन था निजामुद्दीन औलिया का, दिल्ली बहुत दूर है। और क्या कहते हैं, बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक इनको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 38 का आंसर डी होना चाहिए। नहीं, निजामुद्दीन औलिया ने ये नहीं कहा था कि दिल्ली बहुत दूर है। ये अमीर खुसरो का, सॉरी बच्चों, इसमें दिल्ली दूर है ना, दिल्ली दूर है। ये जो फेमस लाइन है ना, ये निजामुद्दीन औलिया का नहीं है, ये अमीर खुसरो का है। ये अमीर खुसरो का ये फेमस लाइन है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है,
चलिए, यानी कि 38 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। 39 में आते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? चलिए, 4 आपके पास ऑप्शन है, खतौली का युद्ध, सारंगपुर युद्ध, सिवाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना वो खतौली का युद्ध होना चाहिए। 39 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा, ठीक है ना। इसमें इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, लेकिन इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसको निर्णायक रूप से पराजित करने का श्रेय जो था वो बाबर को था। बाबर ने इसको हराया था अंतिम रूप से, और वहीं से लोदी वंश की समाप्ति हो गई थी, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर ई होगा। 40 में आते हैं। करें कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? नाना साहेब, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एवो ह्यूम। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए राजा राममोहन राय। 40 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में ये टोटल 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपका स्कोर कार्ड क्या है जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों में, अपने जानकारों में इसे रिकमेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की बात बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले PQI के साथ। थैंक यू वेरी मच।